हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश स्टडी। आइए करते हैं प्राचीन भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, विशेष रूप से जो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। पत्थरों का उपयोग किए जाने वाले युग को क्या कहते हैं? तो जिस युग में सबसे ज़्यादा पत्थर यूज हुआ था उसको हम पाषाण युग कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों हम पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग के मानवों का आजीविका का स्रोत क्या था? यानी कि पूरा पाषाण के लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए शिकार व फल संग्रह करते थे और उस पे वो जीवित रहते थे। नेक्स्ट, आदि मानव के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो आदि मानवों ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो पूरा पाषाण के लोगों ने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाया था। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो वे लोग सिर्फ और सिर्फ पत्थर का प्रयोग करना जानते थे, इसलिए वे सारे औजार भी पत्थर के बनाया करते थे। पूरा पाषाण युग में सबसे अधिक चित्रों में किसका चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है? यानी कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का चित्र मिला है? तो हमको सबसे ज़्यादा हम लोगों को पशुओं का चित्र मिला है। भारत में नव पाषाण, यहाँ पे नव है, भारत में नव पाषाण युग किन वर्षों के बीच माना गया है? तो नव पाषाण का जो टेन्यूर है वो है 4000 से 2000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? नव पाषाण युग में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी हुआ था वो था व्हील, यानी कि चक्र, पहिया जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो मातृदेवी को फर्स्ट टाइम पूजा गया था नव पाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का स्थायी निवास किस युग में प्रारंभ हुआ? यानी कि पहले वो घुमंतु घोटिया थे, यानी एक जगह कभी नहीं रहा करते थे, वे एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, परंतु नव पाषाण युग में वे किसी एक अस्थायी जगह पे रहना और रुकना सीख गए थे। नेक्स्ट, मनुष्य ने कपास व ऊन के कपड़े पहनना किस युग में सीखा? यानी कि वे लोग कपड़े भी उसके पहले नहीं पहना करते थे, लेकिन नव पाषाण युग में वे कपास और ऊन के कपड़े आदि बनाना सीख लिए और उसे पहनना भी सीख लिए। नेक्स्ट, तांबे की खोज मानव ने किस युग में किया था? तो मध्य पाषाण युग में तांबा का खोज किया गया था मानवों द्वारा। नेक्स्ट, मानवों ने सर्वप्रथम किस अनाज के फसलों की खेती शुरू की? तो सर्वप्रथम मानव ने गेहूं और जौ की खेती की थी। नेक्स्ट प्रश्न, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो सर्वप्रथम पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो भीमबेटका से, यानी कि भीमबेटका के एक चित्रकारी है, उससे पता चलता है कि प्राचीन समय में भी चित्रकारी था। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं और जो लोग इसको अध्ययन करते हैं उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा का खोज किया था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? यानी कि सर्वाधिक बस्ती का पता अभी तक महाराष्ट्र में चला है। नेक्स्ट, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? तो गुंगेरिया में, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल क्या था? उसका नाम मोहनजोदाड़ो था और पहला प्रमुख स्थल हड़प्पा ही था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में नगर किस आकार में बने होते थे? यानी कि वहाँ के जो सिटी होते थे, शहर होते थे, उसे हमेशा ही आयताकार रूप में बनाया जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में कौन सा पुरा स्थल है? यानी कि पूर्व दिशा में हड़प्पा सभ्यता के कौन सा जगह था? तो उसका नाम था आलमगीरपुर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में कौन सा पुरा स्थल था? तो सुडका गेंडोर नाम का जगह था जो अब पाकिस्तान में चला गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी और व्यापारिक सभ्यता माना जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया करते थे और उसी पे वे निर्भर रहते थे।
नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? वे लोग अपने शहर को योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे, यानी नगर योजना। किस हड़प्पा स्थल कच्ची ईंटों के द्वारा बनाया गया है? तो कालीबंगम को बनाया गया है, इसका प्रमाण भी हमें मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में मकानों के दरवाजे के मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, यानी कि जो भी मकान बनते थे उसका जो दरवाज़ा होता था वो मेन रोड के तरफ होता था। तो ये लोथल में पाया गया है। किस हड़प्पा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर मिला है? विशाल सार्वजनिक स्नानघर मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल में जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा, यानी कि धौलावीरा में लोगों के पास नली की व्यवस्था थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अमीर और खूबसूरत नगर कौन माना गया है? धौलावीरा को, क्योंकि वहाँ नली थी और सारे फैसिलिटीज़ थे। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? यानी कि वे मुख्य रूप से शिल्पकार थे। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? ये लोथल से मिला है। किस हड़प्पा स्थल से तिल और सरसों मिला है? बानाबली से हमें तिल और सरसों का भी प्रमाण मिला है कि उस वक्त भी तिल और सरसों की खेती की जाती थी। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला? कालीबंगम से। नेक्स्ट, कांस्य से बनी हुई नर्तकी किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो मुख्य रूप से हमें वहाँ के बारे में जो लिपि है उसके बारे में मुहरों से प्राप्त होती है। हड़प्पा स्थानों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ किसकी बनी है? तो वो नारी का पाया गया है। नेक्स्ट, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? 1923 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना की जाती थी? तो उस वक्त लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। पशुपति का मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष कौन था? तो वे लोग पीपल वृक्ष को पवित्र माना करते थे। हड़प्पा वासियों के लिए पवित्र पशु कौन था? तो सांड को पवित्र मानते थे। हड़प्पा समाज किस प्रकार का समाज था? मातृसत्तात्मक, यानी वहाँ जो भी थी वो फीमेल हेड हुआ करती थी। अब तो पितृसत्तात्मक समाज हो गया है। किस जगह से पत्थर की पुजारी के मूर्ति प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किन्हें कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई की गई? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले रोपर में खुदाई किया गया था। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? धौलावीरा। किस हड़प्पा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो इसे हम कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। सिंध का नकली स्थान किस हड़प्पा स्थल को कहते हैं? तो सिंध का नकली स्थान मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में माउंड ऑफ डेड्स भी कहते हैं। किस हड़प्पा स्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो लोथल और कालीबंगम से हमें घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? हड़प्पा सभ्यता के नाम देने वाले थे सर जॉन मार्शल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। कब से कब तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है? तो हम 1500 से 1000 BC तक के समय को ऋग वैदिक काल से जानते हैं। वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो लोग वैदिक टाइम में रहते थे उन्हें हम आर्यन कहते हैं या आर्य कहते हैं। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो वे सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी मध्य एशिया से। आर्य के बारे में मध्य एशिया का सिद्धांत किसने दिया था? यानी किसने कहा था कि आर्यन लोग मध्य एशिया से आए थे? तो सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने कहा था। उन्हीं के सिद्धांत को सर्वोपरि माना जाता है। ऐसे अनेकों सिद्धांत है आर्यों कहाँ से आए थे, लेकिन मैक्स मुलर के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। आर्यों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी आर्य शब्द का अर्थ होता है हायर कास्ट, उच्च वंश। आर्यन की भाषा क्या थी? तो आर्यन लोग संस्कृत बोला करते थे। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? तो जो लोग भारत में आ गए, यानी जो आर्यन भारत में आए, उन्हें हम
इंडो आर्यन कह के बुलाते थे। आर्यन सबसे पहले भारत में कहाँ बसे? तो सर्वप्रथम आर्यन लोग भारत में पंजाब में आए थे। वैदिक समाज में कितने वर्ग थे? तो वैदिक समाज में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? यानी व्यवसाय के आधार पे, जो लोग जो कार्य करते थे उसी के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कर दिया जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? परंतु उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो जन्म के आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाने लगा। वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में दिया जाता था? यानी कि जो लोग टैक्स देते थे वो अपने इनकम का कितना % देते थे या कितना पार्ट देते थे? तो वे 1/16 पार्ट टैक्स के रूप में दिया करते थे। वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय की। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल में लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे। ऋग्वेद काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो उनके प्रिय देवता इंद्र थे, वे इंद्र की पूजा किया करते थे ऋग वैदिक काल के लोग। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए? तो उत्तर वैदिक काल के लोग के प्रिय देवता प्रजापति बन गए। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? उत्तर वैदिक कालीन के लोग मुख्य रूप से यज्ञ किया करते थे। ऋग्वेद काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती नदी को। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आप रामायण में देखे होंगे। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में कुल महाजनपद 16 थे। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का क्या नाम था? तो मगध के सबसे प्राचीन राजा का नाम बृहद्रथ था। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? बृहद्रथ ने। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? ये बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 BC में बैठा था। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया था? राजगीर को। बिंबिसार की पहली पत्नी किस राजा की बहन थी? प्रसेनजित की। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म को माना करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो उनका नाम था जीवक। Thank you for watching. If you are new, then do subscribe my channel. Also give your suggestion in the comment box.